टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोग देख रहे थे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, भारत या राज्य सरकारों ने टेक्सटाइल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। उसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने 21 पॉइंट्स देख लिया था, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हम आज देखेंगे। 22वें नंबर का है पॉइंट प्रोजेक्ट रीवेव। क्या है ये प्रोजेक्ट रीवेव? एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट वुड हेल्प कनेक्ट artisans to the buyers directly, enabling them to expand newer customers and markets। माने कि ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न होते हैं, जिसमें जो कलाकार लोग होते हैं, कलाकार माने जो आपके टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हुए जो बुनकर हैं, जुलाहे हैं, जो कपड़े बनाने वाले लोग हैं, तो ये लोग अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म में रख करके उसको डायरेक्टली जब उसमें रखेंगे तो बायर्स और मार्केट के साथ में डायरेक्टली जुड़ सकेंगे। उनको जो है किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई होलसेलर, कोई रिटेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं, उसकी प्राइस रख सकते हैं और डायरेक्टली बायर उनको इनके माध्यम से खरीद सकते हैं। ये जो शुरुआत है प्रोजेक्ट रीवेव, इसको ज्वाइंटली माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT जो दिल्ली में है, इन दोनों ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट रीवेव को, जो कि एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किया है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, गवर्नमेंट अनाउंस्ड Rs 6000 करोड़ स्पेशल पैकेज फॉर टेक्सटाइल सेक्टर विद टैक्स एंड प्रोडक्शन इंसेंटिव्स। यानी 6000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भारत सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को दिया है। इस 6000 करोड़ रुपए का उपयोग कहां किया जाएगा? टेक्सटाइल सेक्टर में जो टैक्स वगैरह लगते हैं उस टैक्स में थोड़ी सी कमी की जाएगी, इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। और यदि कोई एक पर्टिकुलर लिमिट बना दिया गया, उस लिमिट से ज्यादा यदि कोई टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्शन करता है तो भी उसको इंसेंटिव्स के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो 6000 करोड़ रुपए का उपयोग प्रोडक्शन इंसेंटिव देने में और टैक्स इंसेंटिव देने में किया जाएगा। 24वें नंबर की बात है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ये एक स्कीम है जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम 2022 तक 4 लाख वर्कर्स को स्किल करेंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में जुड़े हुए हैं। 25वां न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी 2020 इज इन पाइपलाइन। यानी नई टेक्सटाइल पॉलिसी भारत सरकार 2020 में लाने वाली है। उसको अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन जिस दिन कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी तो उसमें जो नए इमर्जिंग सेक्टर है टेक्नोलॉजी के टेक्सटाइल की, जैसे कि टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल, ठीक है, और उसके अंदर जो विभिन्न 12 सेक्टर हैं उनको ग्रो करने पर, उनको डेवलप करने पर ज्यादा फोकस इस न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी में दिया जाएगा। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इस पॉलिसी में बात की जाएगी कि भारत का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर में कैसे बढ़ाया जाए। और जब ये पॉलिसी आ जाएगी तो और डिटेल इसके बारे में आएगा। लेकिन ये एक पॉइंट हम अगर जोड़ दें कि ये नया पाइपलाइन, ये जो नया टेक्सटाइल पॉलिसी है 2000, इसके पहले 13 में बनी थी, तो 2020 में आ रही है, ये नई टेक्सटाइल पॉलिसी है। इसमें कुछ टेक्सटाइल सेक्टर के नए इश्यूज, जो चैलेंजेस हैं, नए प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करके कुछ नए फील्ड को इसमें शामिल किया जाएगा। 26 सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। शॉर्ट में इसको साथी के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? ये पावरलूम सेक्टर, हैंडलूम से कुछ बड़ा सेक्टर होता है पावरलूम, जो कि बिजली से चलने वाले चरखे हैं, तो उस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो चैलेंजेस हैं, उसमें जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो चालू किया गया है। 27वें नंबर पे पावर टैक्स, TEX, पावर टैक्स इंडिया टू अवॉइड यार्न प्राइस फ्लक्चुएशन। यार्न मैं बता चुका हूं आपको, वो धागे जोड़ जोड़ करके बनाए जाते हैं, वो यार्न कहलाता है। तो यार्न की प्राइस में बाजार में फ्लक्चुएशन होता रहता है, उस फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया है। इसी कार्यक्रम का एक कंपोनेंट है यार्न बैंक स्कीम। यार्न बैंक स्कीम के माध्यम से कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट इस तरीके से दिया जाएगा कि प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो यार्न सेक्टर में ना हो। 28वें नंबर पे सोलर चरखा मिशन। सोलर चरखा मिशन माने जो चरखे हैं, जो बिजली वगैरह से चलते हैं, वो सोलर एनर्जी से ऑपरेट हो, इसके लिए तो भारत सरकार कई प्रकार की इंसेंटिव, टैक्स में छूट वगैरह दे रही है। 29वें नंबर पे
इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कई देशों के साथ जो टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ इंडिया कोलैबोरेट करके अपनी कमियों को दूर कर रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन न्यू एंड इमर्जिंग फील्ड्स, टेक्सटाइल सेक्टर में जो नए इमर्जिंग, नए फैशन, नए टेक्नोलॉजी के जो फील्ड हैं उसमें भी भारत सरकार लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है। तो ये 30 महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं, इतने में तो आप निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको होनी जरूरी है, क्योंकि क्या पता निबंध में ही आ जाए टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया में। ठीक है, कुछ भी आ सकता है यूपीएससी में। वी नीड टू प्रिपेयर फॉर ऑल द चैप्टर्स कंप्रहेंसिवली। ठीक है, यूपीएससी निकालना इसकी हंसी मजाक की बात नहीं है। अब हम देखते हैं सजेशंस कि हम क्या सजेशन देना चाहते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के और बेहतरी के लिए। पहली बात तो यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज मस्ट बी प्रोमोटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो छोटे-छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूरल और सेमी रूरल एरियाज में टेक्सटाइल सेक्टर में, हैंडलूम सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने की जरूरत है। उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्कीम्स बनाने की जरूरत है, उनको स्किल डेवलपमेंट उनका करने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे टेक्निकल टेक्सटाइल्स फर्दर नीडेड टू बी प्रोमोटेड। टेक्निकल टेक्सटाइल एक सनराइज इंडस्ट्री है इंडिया में, एक इमर्जिंग टेक्सटाइल सेक्टर है, इस पे भारत सरकार को बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। एक्सपेंडिंग वीविंग कैपेसिटी, क्योंकि वीविंग ही पूरे टेक्सटाइल सेक्टर की बैकबोन है। वीविंग माने उनको सिलना नहीं, वीविंग माने कोई क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, वीव करना माने कुल मिलाकर। तो वीविंग सेक्टर को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की जरूरत है, क्योंकि वीविंग सेक्टर जितना ज्यादा एक्सपेंड होगा, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर उतना ही ज्यादा एक्सपेंड होगा। इन्वेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन यानी तकनीक और ज्यादा हम इंटरनेशनल लेवल का काम कर सकें, उसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना जरूरी है। और पांचवी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन न्यू इमर्जिंग फैशंस। पूरी दुनिया में जो नए नए फैशन उभर रहे हैं, केवल इंडिया में नहीं, हमें अमेरिका के फैशन का भी स्टडी करना पड़ेगा, यूरोप के देशों में जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां के फैशन का स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, और उनके फैशन के हिसाब से वो जो प्रेफर करते हैं, जिस प्रकार के कपड़े प्रेफर करते हैं, हमें उस प्रकार के कपड़े बना करके उन देशों में अफोर्डेबल कॉस्ट में उनको देनी पड़ेगी। इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को ग्रो करेगा और उससे डोमेस्टिक टेक्सटाइल सेक्टर को भी बल मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ सुझाव आप अपने हिसाब से उसमें जो पिछले हमने सारे प्रॉब्लम्स पढ़े उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा टेक्सटाइल सेक्टर में मिल्स बेस्ड बहुत कम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम है, तो धीरे धीरे उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर पे लाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ नोट्स की बात करते हैं। यहां तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर एकदम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कुछ जानकारी ऐसे मिसलेनियस के रूप में। नेशनल कॉटन डे हम लोग 7 दिसंबर को मनाते हैं और वर्ल्ड कॉटन डे पूरी दुनिया में 7 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, ये वर्ल्ड कॉटन डे जो है मनाया जाता है WTO, अंकटाड और FAO तीनों मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अंकटाड क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर ट्रेड वगैरह है, और फिर WTO और जो है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इनमें से जो दो हैं WTO को छोड़ करके यूनाइटेड नेशन की बॉडीज हैं और WTO, ये मिलकर के वर्ल्ड कॉटन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है और ये ऑर्गेनाइज करते हैं। नेशनल जूट डे 6 मार्च को मनाया जाता है। कॉटन 4 कंट्रीज, ये अफ्रीका के 4 देश हैं, इनको दुनिया में कॉटन 4 कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। ये अफ्रीका के 4 देश कौन कौन से हैं? बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। ठीक, चलिए। द ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक, बंबई में एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था, कॉटन टेक्सटाइल में काम करने वाले मजदूरों ने इसको किया था और ये बहुत बड़ा हड़ताल था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया द ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक। ये कब हुआ था? 18 जनवरी 1982 को हुआ था। इसमें 2.5 लाख मजदूर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 65 मिल के 65 मिल्स के 2.5 लाख कर्मचारियों ने इस पूरे स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया था। ये बहुत बड़ा एक स्ट्राइक हुआ। यूनियन लीडर, इस पूरे स्ट्राइक का जो लीडर थे वो थे दत्ता सामंत। ठीक है, अब इस पूरे घटना को लेकर के 3 महत्वपूर्ण फिल्में बॉलीवुड में बनी है। ठीक है, उनके नाम भी याद रखना। पहला, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, 1980 की एक फिल्म है जो कि इसी बॉम्बे स्ट्राइक पर बेस्ड है। दूसरी, सिटी ऑफ गोल्ड 2010 और तीसरी, बॉम्बे वेलवेट 2015। ठीक, चलिए अगला। फिल्म्स ऑन इंडियन टेक्सटाइल बेस्ड थीम, भारतीय टेक्सटाइल की थीम पर कोई और भी फिल्म बनी है? चलिए देखते हैं। बनी है सुई धागा 2019 में। इट इज डायरेक्टेड बाय शरद कटारिया और इसमें जो लीड रोल है वो अनुष्का शर्मा
और वरुण धवन ने इस फिल्म में उनका जो मेन कास्ट रहा है। ठीक है, तो सुई धागा क्या है वो उसमें टेक्सटाइल सेक्टर में आप देखिएगा इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जो आर्ट हमारी है वो लुप्त होती जा रही है, उसको कैसे रिवाइव किया जाए, ये तमाम चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज एंड ब्रांड्स, कुछ भारत में टेक्सटाइल की बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके नाम हमें जानने जरूरी है। ठीक है, अनोखी, बॉम्बे डाइन, फैब इंडिया, इसके बाद ग्रासिम, कल्याण सारीज, मैसूर सिल्क, रेमंड, सियाराम, एस कुमार, वर्धमान, बेलस्पिन, गार्डन, गिनी एंड जॉनी, ऑक्सिम्बर, पीटर इंग्लैंड, प्रोबोक, ये महत्वपूर्ण इंडियन ब्रांड्स और इंडियन कंपनीज हैं। ठीक है, चलिए इंडियन टेक्सटाइल डिजाइनर, हमारे जो इंडिया में बड़े फेमस टेक्सटाइल डिजाइनर हुए हैं, फैशन डिजाइनर नहीं, टेक्सटाइल डिजाइनर अलग होते हैं, फैशन डिजाइनर अलग होते हैं। हम लोग देखते हैं टेक्सटाइल डिजाइनर डीवी गज्जर, राहुल जैन, मीरा मेहता, मार्तंड सिंह और जादूनाथ सुपाकर। ठीक है, जादूनाथ सरकार नहीं, अगर जादूनाथ सरकार कहोगे तो फिर वो हो जाएगा हिस्टोरियन। जादूनाथ सरकार भारत के बड़े अच्छे हिस्टोरियन हैं, जबकि जादूनाथ सुपाकर दोनों महाराष्ट्रियन हैं, ये हमारे टेक्सटाइल डिजाइनर हैं। अब कुछ जगह बचा था तो कुछ और हम जानकारी लिखते हैं यहाँ पर। फेमस सिल्क साड़ीज ऑफ इंडिया, तो फेमस सिल्क साड़ीज के ब्रांड हैं। ठीक है, पटोला साड़ीज कहां बनती है? पाटन, गुजरात के पाटन जगह पर। ठीक है, जबलपुर का पाटन नहीं। फिर दूसरा है पाट सिल्क साड़ीज, असम में बनती है। बनारसी साड़ीज, बनारस उत्तर प्रदेश में बनती है। बालूचारी, विष्णुपुर, वेस्ट बंगाल में बनती है। बोमकाई, गंजम डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में बनती है। भागलपुरी, या उसी को तुषार या उसी को कोशा, तीनों एक ही नाम से जाना जाता है, ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनती है। चंदेरी मध्य प्रदेश में बनती है। धर्मावरम अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में बनती है। कांजीवरम तमिलनाडु में बनती है। कांजीपुरम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, वहां बनती है। कोरियल या स्वर्णाचारी, ये वेस्ट बंगाल की फेमस सिल्क साड़ीज हैं। मटका जम्मू कश्मीर की फेमस सिल्क साड़ीज है। और पैठनी महाराष्ट्र की फेमस सिल्क साड़ीज हैं। इसके अलावा भी कई और फेमस सिल्क साड़ीज हैं, जैसे नारायणपेट, पोचमपल्ली। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने सिल्क साड़ीज के जो सेंटर्स देखे थे, उसमें जिस जगह पर जो साड़ी बनती है उसी से मिलते जुलते नाम के आधार पर उसका एक ब्रांड दे दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिल्क साड़ीज है इंडिया की, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्ट एंड कल्चर में हमें ये सब भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अगर यहाँ थोड़ा सा पढ़ लिया, बाकी कुछ थोड़ा मोड़ा हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जैसे इकत क्या है, इकत एक एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग जो है उसमें पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर का दी एंड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।